दो तीन वीडियोज़ जो लेक्चर थे हमारे, उसमें हमने मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल पढ़ा था। मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन से। एक पार्टिकल का मोशन जो है, एक सिंगल पार्टिकल लिया था। जैसे जब एक क्लास में एक सिंगल बच्चा बैठा होता है तो कोई, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स वहाँ होते नहीं हैं, तो किसी तरह की इंटरनल जो इंटरेक्शन होती है, जैसे आपस में लड़ाई झगड़े, वो होंगे ही नहीं क्योंकि वो अकेला है। लेकिन जब ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी एक दो से अधिक बच्चे अगर किसी क्लासरूम में हैं मान लो, तो फिर उनके बीच में भी इंटरेक्शन होगा। जब एक सिंगल स्टूडेंट था तो सिर्फ जो भी बातें हो रही थी तो बाहर से हो रही थी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो बाहर से तो है ही, लेकिन साथ में जो क्लास में बैठे हुए बच्चे हैं वो भी आपस में इंटरेक्शन करते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, आपस में विचारधारा करते हैं, तो वो चीज़ होती है। ठीक वही बात मैं अब करने जा रहा हूँ कि इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की जब हम बात करेंगे तो एक नया कॉन्सेप्ट हमें यहाँ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि जो इंटरनल फोर्सेस जो पार्टिकल्स हैं उनके इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स एक्ट करता है, जिन्हें हम इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यही बात मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ। व्हेन वी स्टडी द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, देन द कंसेप्ट ऑफ internal forces comes into play. Now let us study या consider a system of particles. हम ये देखिए बेटे, consider the system of n particles here. This is the origin and these are the number of particles. This is first particles, this is second particle है कोई भी I की में ये कोई भी पार्टिकल हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फार्थ, इसका नाम हमने आयत रख दिया है। तो इस एक पार्टिकल पर कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं? एक तो एक्सटर्नल जो पूरे सिस्टम पर फोर्स एक्ट कर रहा है वो तो एक्ट करेगा इस पर भी, साथ में इनकी वजह से जो सिस्टम में डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनके इंटरेक्शन की वजह से भी इस पर फोर्स एक्ट करेगा। मैं यह करता हूं, लेट एफ आई इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ith पार्टिकल। हमने पहले क्या किया है, हमने सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स कंसीडर कर लिया। मान लो किसी क्लासरूम में n स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसमें से किसी एक स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं पहले, और वो है ith। तो यहां यही लिख रहा हूं कि fi इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ith particle due to source outside the system, due to some source, कोई सोर्स है जो फोर्स लगा रहा है, some force outside the system। और प्यारे बच्चों, हम इसे कहेंगे this is the force acting on this ith particle due to external source, या it is the external force act on this ith particle। मतलब फोर्स इस सिस्टम में नहीं है, सिस्टम के बाहर से किसी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया है। तो ये हो गया बेटे, यानी कि इट इज द एक्सटर्नल फोर्स। और एक और मैं बात यहां करने जा रहा हूं कि एफ आई जे इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल। सपोज कीजिए ये वाला पार्टिकल है, ये jth पार्टिकल, और j की वैल्यू कोई भी हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, इज द इंटरनल फोर्स आप कह सकते हैं, क्योंकि ये इस सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स ही इंटरेक्शन की वजह से एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। इज द इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल। ये देखिए बेटे, मैं एक जो बात यहां कहने जा रहा हूं कि अगर आप इस पूरे सिस्टम के एक बार समझना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान है, लेकिन एक बार आप इसको देखना। is the internal force acting on ith particle due to jth particle. Now the total force acting on this particle, ये जो इस पार्टिकल पर टोटल फोर्स कितना एक्ट करेगा। Now
मैं वही बात यहां लिखने जा रहा हूं। नाउ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल कितना हो जाएगा बेटे? हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल एंड इट इज इक्वल टू, यहां से देखना आप, फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल ड्यू टू सम एक्सटर्नल सोर्स, ये तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया जो इस सिस्टम से बाहर से इस पर एक्ट कर रहा है, प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन दी ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल। अब jth पार्टिकल जो है, ये जो पार्टिकल है ये यही नहीं है, ये भी हो सकता है, इस पार्टिकल पर ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी, तमाम जो फोर्स पार्टिकल्स हैं ये इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। यानी मैं जो कहने जा रहा हूँ, दिस इज वी कैन राइट हियर 1 to n, बट j की वैल्यू क्या नहीं होगी, j इज नॉट इक्वल टू i। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस पार्टिकल के ऊपर तमाम जो पार्टिकल्स हैं वो फोर्स लगा रहे हैं, खुद पे फोर्स नहीं लगाएगा, इसलिए हमने J इज नॉट इक्वल टू I कह दिया है। ये एक इक्वेशन अब हमारे पास बन गई। प्यारे बच्चों, अब आप देखिए, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि जो पूरी मैकेनिक्स जो है ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, हम इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, यहां से प्यारे बच्चे देखिए क्या होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, व्हाट इज द फोर्स एंड इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट इज इक्वल टू, ये देखिए बेटे, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पी आई डॉट। डॉट का मतलब यही होता है, डिफरेंशिएशन हमने कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आ गया। तो दिस इक्वेशन 1 बिकम्स नाउ, अब इस इक्वेशन को हम, इक्वेशन 1 बिकम्स, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि एफ आई ई प्लस समीशन ऑफ J वेरीज फ्रॉम 1 to n, आप इस तरीके से कहते हैं, J इज नॉट इक्वल टू I, एफ आई जे, प्यारे बच्चों, एंड इट इज इक्वल टू, ये जो हमने एक्सटर्नल फोर्स यहां निकाला है इक्वेशन 2 को यूज करते हुए, ये देखिए न्यूटन सेकंड लॉ यूज किया हमने यहां पे, और ये कितना हो जाएगा, पी आई डॉट। अब देखिए बेटे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, दिस इज इक्वेशन 3। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे, कि जब भी हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो इंटरनल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट उसमें आएगा। ये एक नई चीज यहां पर, जो पिछला हमारा लेक्चर था और इस लेक्चर में अंतर है, हमें इंटरनल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। लेकिन जैसे जब बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं क्लासरूम में, तो फिर ये होता है कि सभी आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होते हैं, अपनी इंटरेक्शन हो रही होती है उनकी आपस में, तो वो चीज़ अब हम यहाँ देखते हैं। ये इक्वेशन अब हमारे पास बन गई। अब हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये देखिए बेटे, अगर हम ये बात करते हैं तो ये देखिए बेटे, फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल, यानी कि इस पार्टिकल पर इस पार्टिकल ने मान लो फोर्स लगाया, इज इक्वल टू, क्योंकि हम सभी जानते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस पार्टिकल ने इस पर फोर्स लगाया, ये तो एक्शन हो गया, तो इसने भी तो इस पर फोर्स लगाया। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। So force acting on ith particle due to jth particle is equal to the force acting on the jth particle due to ith particle। इस पार्टिकल ने इस पार्टिकल पर फोर्स लगाया, इस पार्टिकल ने इस पार्टिकल पर फोर्स लगाया, ये हो गया। और हम क्या लिखेंगे, हम यहां ये कहेंगे आई जे इज प्लस, ये लेफ्ट साइड में जब हम लेके आएंगे तो हम लिख देंगे जे आई इज इक्वल टू 0।
यानी कि जो फोर्स इसने इस पर लगाया है उतना ही इसने इस पर लगाया है, और इन दोनों का जो फोर्स का सम आ रहा है वो 0 आ रहा है। ऐसे ही इस पार्टिकल पर इसने फोर्स लगाया, इसने इस पर लगा दिया, इसने इस पर लगाया, यानी कि तमाम, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम इनका समीशन ले लें, फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल और j वेरीज फ्रॉम 1 to n, इट विल ऑलवेज कम्स आउट टू बी 0, यानी कि j इज नॉट इक्वल टू i। ये वाला कंसेप्ट जो है ये 0 आएगा। इस इक्वेशन में ये जो टर्म है ये 0 आएगी। क्यों? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं और नेट इनका जो सम होता है, वेक्टर सम होता है फोर्सेस का, वो 0 हो जाता है। इसलिए इस कंसेप्ट को हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगा करके 0 कर देंगे। जब भी हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो हमें इंटरनल फोर्सेस का मेंशन तो करना पड़ेगा, उन्हें इंट्रोड्यूस तो करना पड़ेगा, लेकिन बाद में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगा करके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, 0 मान लेंगे। तो अब बताइए मुझे कि अब हम, क्योंकि ये टर्म की वजह से ये नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स, ये देखिए बेटे, अब आप क्यों, क्योंकि ये सेकंड जो टर्म थी इसमें ये 0 हो गई और ये हो गया अब हमारे पास एफ आई एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी आई डॉट। ये देखिए बेटे, यहां पर ये पॉइंट आप देख सकते हैं, जो सेकंड टर्म है वो यहां पर 0 हो चुकी है, और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि किसी सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स पर ये पी आई डॉट क्या है, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो दिस इज द, तो प्यारे बच्चों, इस तरह से एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हेन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वी डिस्कस, then we have to introduce the concept of the internal forces, but these internal forces contributes nothing to move the system. सिस्टम के मोशन में इनका कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसलिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगा के हम उनको 0 कर देंगे। तो ये जिक्र करेंगे। एक और प्यारे बच्चों, जब भी हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बार यहां इंट्रोड्यूस होता है। तो चलिए देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, चलिए वो देखते हैं। सेंटर ऑफ मास, कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, सपोज कीजिए उसमें n पार्टिकल्स हैं, तो उसमें एक ऐसा पॉइंट होता है उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में है जहां उस पूरे सिस्टम का मास ये अज्यूम किया जाता है कि वहां वो कॉन्सेंट्रेटेड है। यानी कि सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर होल ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम इज अज्यूम्ड टू बी कंसेंट्रेटेड। आप इसको कह सकते हैं, क्या है सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास is the point where whole of mass of system is assumed to be concentrated. Consider a system of n particles. Let m1, ये एक पहला पार्टिकल है, m2, m3 up to mn are the masses of first, second, third and nth particle respectively. ये पार्टिकल्स हैं और ये उनके मास है। n पार्टिकल्स का हमने यहां सिस्टम माना है, और ये भी सपोज कर लेते हैं कि लेट r1, r2, r3 अप टू rn। देखिए ये इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं। जैसे ये पार्टिकल है मान लो, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर r1 है।
ऐसे ही इसका पोजीशन वेक्टर R2 है और Rn, Rp, R1, R2, R3 अप टू Rn आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ दीज पार्टिकल्स रेस्पेक्टिवली। ये हम लोग लिख देंगे। और अब उसमें एक सेंटर ऑफ मास है कहीं ये, और ये जो है इसका पोजीशन वेक्टर है। कैपिटल R क्या है यहां पर? पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास का मास कितना होता है पूरे सिस्टम का? क्योंकि हम मान ही रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर होल ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ये तो हमने डेफिनेशन दी है, तो चलिए हम ये यहां लिख रहे हैं, R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। थोड़ा इसको कंसेप्ट को समझना, क्योंकि अब आगे की जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे, दूसरे कॉन्सेप्ट समझेंगे, पढ़ेंगे, तो ये हमें पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। वही बात, वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय, इस तरीके से बेटे हम उसको लिखते हैं, R इज इक्वल टू, ये देखिए M1, ये डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास की, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 एंड शोन, और इस तरह से Mn Rn डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू Mn। और ये मैंने पहले ही बता दिया कि R1 R2 क्या हैं, M1 M2 वगैरह क्या हैं। इन सबमिशन फॉर्म हम इसको लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू, ये देखिए सबमिशन की फॉर्म, I वेरीज फ्रॉम 1 to n पार्टिकल्स के लिए है ये, Mi Ri, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर I M1 R1, फिर I की वैल्यू जो है 2 हो जाएगी, तो हम M2 R2 प्लस M3 R3, और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और नीचे लिखेंगे सबमिशन ऑफ I वेरीज फ्रॉम 1 to n Mi। प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए, अगर ये जितने भी पार्टिकल्स इस सिस्टम में हैं, उन सब पार्टिकल्स का मास हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ द सिस्टम। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो है M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू Mn, जिसको हमने इस तरह से सबमिशन की फॉर्म में लिखा है, तो ये क्या है? इट इज द टोटल मास। मैं यही लिखने जा रहा हूं हियर। ये देखिए बेटे, सबमिशन ऑफ I वेरीज फ्रॉम 1 to n Mi, it is equal to the M is the mass of system of n particles, जो हम सपोज करके चले हैं, लेके चले हैं। तो यही इक्वेशन देखिए बेटे। नाउ दिस इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 becomes here, ये देखिए आपके सामने। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि R जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सबमिशन ऑफ I वेरीज फ्रॉम 1 to n Mi Ri डिवाइडेड बाई m। ये देखिए, इस पूरे के स्थान पर हमने पूरे सिस्टम का मास लिख दिया है। अब देखिए, दिस कैन बी रिटन हियर, ये m है, इसको हम लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं। m r इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ I वेरीज फ्रॉम 1 to n Mi Ri। हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दिस इज दी अगेन इक्वेशन नंबर 2 हमने यहां लिख दिया है। नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, वी राइट m dr बाई dt। इसको इस तरह से लिखें, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू t, और इसको करेंगे तब भी ऐसे ही करेंगे कि d बाई dt सबमिशन ऑफ I वेरीज फ्रॉम 1 to n Mi Ri डॉट। आप अपने नोट्स बनाते जाइए, साथ साथ में लिखते जाइए कि हम लोग लिख एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, ताकि जब पेपर में
किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप लिख सकें, कोई मुश्किल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस चीज़ को करते जा रहे हैं। सेंटर ऑफ मास का पहले हम आइडिया ले रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, डिफरेंशिएट कर दीजिए, कोई बात ही नहीं है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, समीशन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एम आई, और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आर आई डॉट कर देंगे। ये देखिए बेटे, ये क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। आर आई डॉट क्या है, डी आर आई बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये तो वेलोसिटी है, तो एम इंटू ये तो मोमेंटम हो गया। ये तो क्या हो जाएगा, पूरे सिस्टम का मोमेंटम हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एम इंटू आर डॉट। अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टी, वी राइट। ये देखिए, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, डी बाई डी टी एम आर डॉट, आप देख सकते हैं, इज इक्वल टू डी बाई डी टी समीशन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एम आई आर आई डॉट। ये देखिए बेटे, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको तो कैसे लिख देंगे, एम आर डबल डॉट। इसका मतलब हुआ ये वेलोसिटी था और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाती है, एक्सेलरेशन। ये हो गया है, एंड इट इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन हियर, आप खुद देखिए, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एम आई आर आई डबल डॉट। ये क्या है, दिस इज द टोटल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ये टोटल फोर्स जो एक्ट कर रहा है पूरे सिस्टम पर, ये हो गया है। और ये क्या है हमारा कि F बराबर एम ए, दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सेंटर ऑफ मास कुछ नई चीज़ें नहीं है। आप ये मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास, अगर उस पूरी बॉडी को हम एक पार्टिकल के रूप में कर दें और उस पार्टिकल का मास, एक पार्टिकल का मास पूरे बॉडी के मास, पूरे सिस्टम के मास के बराबर होगा, तो वही बात यहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जब भी हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। अच्छा, जब ये, क्योंकि हम मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स का मतलब ही होता है मोशन, और जब मोशन होता है तो क्या काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, और वो भी सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट में, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें आए। तो अब जो हम बात कर रहे हैं ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब अब हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आए, और ये सिस्टम पूरा, मान लो हमारे पास ये सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल्स हैं, m1 m2 m3 अप टू mn आर द मासेस ऑफ द पार्टिकल, जो हम पहले ही अज्यूम कर चुके हैं। r1 r2 r3 आर देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर्स इज ड्यू टू, दो कंसेप्ट यहां पर, एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज होल ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज ड्यू टू, नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, या यूं कहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज होल ऑफ द मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है, अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरा सिस्टम तो मूव कर रहा है, साथ में जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं ये भी इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं, मोशन में हैं, उनकी वजह से भी काइनेटिक एनर्जी, यानी दूसरा जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स
ith पार्टिकल की मैं बात कर लेता हूं। वैसे तो सारे पार्टिकल मूव करेंगे, बाद में हम समीशन ले लेंगे, लेकिन मैं जो बात यहां कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल, जिस पार्टिकल को हम अज्यूम करके चलेंगे, सुपोज करके चलेंगे, भाई सपोज कीजिए ये वो पर्टिकुलर पार्टिकल है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये मैं बात कर रहा हूं। यानी कि टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है पूरे सिस्टम की, ये कहना चाह रहे हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, जिस सिस्टम को हमने माना है, इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास, एंड इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द, ये देखिए, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। n पार्टिकल्स की बात करते हैं तो जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को हमें ऐड करना पड़ेगा, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां दो तरह से कि काइनेटिक एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी आ रही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, और फिर काइनेटिक एनर्जी आ रही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए बेटे, वो चीजें अब आपके सामने आ जाएगी। यहां पर आप लिख सकते हैं समीशन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, और ये देखिए 1/2 काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हम एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ith पार्टिकल की, और फिर समीशन करके टोटल सिस्टम की बात हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे mi और vi का स्क्वायर। ये देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू दिस। और अब हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये इसमें कंट्रीब्यूशन दोनों का आएगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास, वही चीज हम यहां देखेंगे। तो देखिए दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऐसे लिख दिया हमने, ध्यान से देखना ये क्या किया हमने। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये देखिए बेटे, दिस कैन बी रिटन, और मैं पहले भी आपको कहा था कि अपने नोट्स बनाते चलिए, कोई मुश्किल नहीं आएगी, अपने रजिस्टर में लिख दिए, और कोई चीज नहीं समझ में आती है तो ये पूछना। ये देखिए आई इंटू वी आई, आप इसको मैं बार बार वी आई ऐसे लिख सकते हो, वी आई का स्क्वायर है यहाँ पर, ये आपने लिख दिया है। अब देखिए इसको मैं और आगे लिख रहा हूँ कुछ उसी तरीके से कि 1/2 समीशन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, और एम आई। यहां प्यारे बच्चों दो बातें अब आप देखना, ये जो वेलोसिटी है एक पर्टिकुलर पार्टिकल की, जैसे कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल हमने यहां सपोज किया है, ith पार्टिकल है, मान लो सपोज कीजिए मैंने इसी को ith पार्टिकल मान लिया है, फर्स्ट पार्टिकल को हमने यहां माना है। तो ये पार्टिकल दो तरीके से मोशन कर रहा है, एक तो पूरे सिस्टम के साथ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि पूरी होल बॉडी जो है वो मूव कर रही है, तो एक तो वो वेलोसिटी है, और एक यही पार्टिकल इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी मूव कर रहा है, तो उसके मोशन की वजह से भी काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कि मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो वेलोसिटी है ith पार्टिकल की, इट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के साथ पूरे सिस्टम के साथ ये पार्टिकल है, ये भी मूव कर रहा है, प्लस वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी ये मूव कर रहा है। इसी की हम लोग यहां बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं, मैं पहले लिख देता हूं, ये देखिए बेटे, v प्लस वी आई डैश, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, v प्लस वी आई डैश, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कुछ नहीं कहा इसमें, क्योंकि प्रत्येक जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसमें ये दो दो तरीके के मोशन अब आपके सामने आ रहे हैं। मैं एक, और ये है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, और ये पूरा सेंटर ऑफ मास जो है उस पूरे सिस्टम का
वो मूव कर रहा है। और ये वो एक ith पार्टिकल जो हम कह रहे थे वो सपोज किया है, जो कि यहाँ से इसकी पोजीशन वेक्टर है i r i, ये देखिए। और तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं। और ये जो पोजीशन वेक्टर है ये सेंटर ऑफ मास के विद रिस्पेक्ट पोजीशन है, और इसको मैं कह रहा हूं आर आई। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। ये चीज हमें देखनी है। इसको समझ गए होंगे आप, फिर सुन लीजिए। यही चीज यहां मैं फिर बता देता हूं आपको। यहां पर इस वेलोसिटी में जो पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी है, इसी की मैं बात कर रहा हूं। और ये जो v है, v ये क्या है? इट इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। यानी कि कॉन्सेप्ट दो डाले गए हैं, एक ये v है और एक है वी आई डैश। तो v क्या है? v इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। और उस सेंटर ऑफ मास के पूरे सिस्टम के साथ जो बॉडी मूव कर रही है, तो पार्टिकल भी मूव कर रहा है, तो इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। साथ में ये जो वी आई डैश क्या कह रहे हो? वी आई डैश इसको हम लिखेंगे डी आर आई डैश बाई डी टी इज द वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द या रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के विद रिस्पेक्ट इसकी वेलोसिटी कितनी है उस एक पर्टिकुलर पार्टिकल की, और उसके बाद समीशन ले लेंगे तो सभी पार्टिकल्स की बात आ जाएगी, यहां पूरे सिस्टम की बात आ जाएगी। इज द वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल with respect to center of mass। अब आप इस इक्वेशन को फर्दर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए। 1/2 समीशन अकर्स फ्रॉम i1 to n, और ये mi का कॉन्सेप्ट हमने बाहर ले लिया है, या और इस ब्रैकेट को खोल दीजिए। v स्क्वायर, देखिए v को v से मल्टीप्लाई करेंगे v स्क्वायर, वी आई डैश को वी आई डैश से करेंगे तो वी आई डैश का स्क्वायर, ये देखिए बेटे, प्लस एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2v आई डैश। दो हो गए ना ये, देखो एक बार वी आई को इससे करेंगे, एक बार इसको इससे करेंगे तो ये आ गया, और ये ब्रैकेट आ गया। इस ब्रैकेट को एक बार हम फिर खोल देते हैं तो देखिए क्या लिखेंगे हम कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहां से देखने की बात क्या है, 1/2 कॉन्सेप्ट हमने यहां लिख ही दिया है। ये देखिए समीशन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, हम लिखेंगे इसको एम आई वी का स्क्वायर। ये देखिए वेरीज फ्रॉम 1 to n एम आई, ये देखिए एम आई वी आई डैश का स्क्वायर, वी आई डैश का स्क्वायर। हमने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस और एक और चीज देखिए यहां पर ये टर्म लिख रहे हैं, यानी कि समीशन ऑफ 2 का कॉन्सेप्ट तो हमने पहले बाहर ले लिया, v भी बाहर ले लेते हैं। ये देखिए 2v, ये v है ना 2v, और अंदर हमने एम आई और वी आई डैश, और i वेरीज फ्रॉम 1 to n। इस वी आई डैश के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए डी आर आई डैश बाई डी टी, ये लिख सकते हैं। और इसको भी हम इस तरीके से फर्दर लिख सकते हैं, ये एम आई अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कॉन्सेप्ट अब आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप लिख सकते हैं डी बाई डी टी एम आई आर आई डैश। और प्यारे बच्चों इसी इक्वेशन को एक बार हम फिर कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए t इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा 1/2, और इसको हम ऐसे लिखेंगे समीशन ऑफ i वेरीज फ्रॉम 1 to n एम आई वी स्क्वायर। ध्यान देखना ये चीज वी स्क्वायर, प्लस यहां पर फिर वही चीज लिख रहा हूं, और ये 1/2 कॉमन है, समीशन ऑफ i वेरीज फ्रॉम 1 to n एम आई वी आई डैश का स्क्वायर। ये देखिए बेटे, एक तो मैंने इसको किया, और साथ में ये देखिए यहां मैं एक कॉन्सेप्ट डालना चाहती हूं, ये जो समीशन है प्लस 2
v ये तो हमने बाहर ले ही रखा है, साथ में dy dt। यहाँ पर जो समीशन है ये समीशन अंदर, क्योंकि i तो यही है ना, r i डैश, ये देखिए बेटे i वेरीज फ्रॉम 1 to n। यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट, एक पार्टिकल इधर है दूसरा इधर है, एक में इसकी पोजीशन वेक्टर प्लस में है तो दूसरे की माइनस में, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी बैलेंस्ड होती है, इसलिए ये जो समीशन हम ये आएगा, हम सभी जानते हैं कि समीशन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम टू 1 एम आई आर आई, ये देखिए डैश, दैट विल ऑलवेज रिमेन्स टू बी 0। क्यों हो गया ये समझिए होगा ना, जैसे मान लो किसी सिस्टम में 2 पार्टिकल सिस्टम ही है, तो एक पार्टिकल इधर है तो एक पार्टिकल इधर है, तो एम आई आर आई जितना इधर प्लस में होगा उतना ही इधर एम आई आर आई माइनस में होगा, तो उन दोनों का जो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इसमें 3 टर्म है 1 2 और 3, ये जो थर्ड टर्म की वजह से ये 0 हो गई है, तो मैं ये कह सकता हूँ इट विल बी इक्वल टू 0, ये 0 हो गई बेटे, और इसको हम कर देते हैं बंद। अब आप देख सकते हैं कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई है उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2। ये देखिए जब सारे पार्टिकल्स का सम कर देते हैं तो वो कितना हो जाता है, m मास और v स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 1 समीशन ऑफ i वेरीज फ्रॉम 1 to n 1/2 m i v i डैश का स्क्वायर। और यही तो बात हमने शुरू में लेके चले थे कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ये आ रही है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। समझ गए कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, जिसको हम लेके चले थे, आप देखिए इस v स्क्वायर में ये, एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको। देखिए मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको कि इसमें हम करेंगे क्या। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सपोज कर लिया, ठीक है। उसमें फिर हमने क्या किया, तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी आएगी पूरे सिस्टम की, दैट इंक्लूड द 2 टाइप्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास और सेकंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास। जैसे आप बस में जा रहे हैं, एक तो बस के साथ आपका मोशन है और साथ में बस में आप लोग घूम रहे हैं एक दूसरे के साथ, इधर उधर जो सेंटर ऑफ मास है उसके इधर उधर, तो डिफरेंट, तो उसकी वजह से भी काइनेटिक एनर्जी। खैर ये तो समझाने के लिए है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कॉन्सेप्ट है हमारा। इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आती है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तमाम तरह की फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ाएंगे आपको, बताएंगे आपको, कोशिश करेंगे इसको डे टू डे लाइफ से जोड़ करके आपकी इस फिजिक्स को आसान बना दिया जाए। और इसके लिए आप कांटेक्ट में रहें और अपने इस चैनल को फिजिक्स बाय आईसी सर, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन पता चल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।